हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, इसको कैसे एनालाइज किया जाता है, बहुत सारे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और इसका एक छोटा सा जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज़, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जैसे हम मास है हमारे पास, लीनियर मोशन हम बहुत पढ़ के आए हैं फिजिक्स में। तो लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता था ना, वही यहाँ पर रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना रोल प्ले कर रहा है। दोनों में एनालॉगी है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। देखो, जो मास होता है ना, वो क्या है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना। आप देख सकते हैं मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, राइट। बट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज नॉट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसका रीजन ये है बेटा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है। मास पे तो डिपेंड करता ही करता है ना। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मास, और वी कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इस बात पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते, बट इट इज़ एन एनालॉगी विद द मास, कि जहाँ जहाँ पर लीनियर मोशन की बात आती है हम मास का जिक्र करते हैं, फॉर्मूलाज में मास को लिखा जाता है। उसी तरह से जब रोटेशनल मोशन की बात आएगी तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास की जगह लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलो डेफिनेशन का जिक्र करते हैं। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पर है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और आप उसको घुमाना चाहते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अवॉइड करेगा, कि नहीं घूमने देगा। और अगर कोई चीज़ पहले से ही घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेगा कि इसको घूमने ही दो, इसको रुकना नहीं चाहिए, रेजिस्ट करेगा। मतलब कि उसकी जो भी सिचुएशन है, उस ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट है, उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव नहीं लाने देता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोशिश करता है कि बदलाव ना आए, लेकिन बदलाव आ जाता है। कोई चीज़ जब गोल गोल घूम रही होती है तो नेचुरली वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोशिश करता है कि वो ना रुके। सो रेजिस्टेंस, है ना। सिमिलरली मास इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन द लीनियर मोशन। को मास जो अपना रोल बताता है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल रोटेशनल मोशन में प्ले करता है, राइट। दूसरी बात जो हमने देखी कि ये मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, राइट। सो वी कैन राइट depend on mass as well as depends on distribution of mass. Distribution of mass. Distribution of मास, ये दो बातों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। और बड़े प्यार से बहुत सारे बच्चे इसको MI लिखते हैं, राइट, और कुछ I लिखते हैं। मैं I लिखने में आदत हूँ मुझे, तो मैं I लिखूँगा इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैथमेटिकली लिखना हो बेटा, तो इसको I से मैं लिख रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया, मैं इसको I से डिनोट करूँगा। और ये मास पे डिपेंड करता है तो इसको M लिखा जा रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है तो ये R² लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? R² लिखा जाएगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन पार्टिकल, है ना, एक पार्टिकल पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ R डिस्टेंस की दूरी पर है और ऑब्जेक्ट का मास M है। सो दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, है ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको बेटा लिखा जाता है mR²। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करते हैं वहाँ पर सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखा जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल हो जाए या मैनी पार्टिकल बॉडी हो जाए
तो उसको देखो इस तरह से लिखा जाएगा सबमिशन के लिए, सबमिशन आई एम आई और आर आई स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पर आई बता रहा है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उन सब का आपको एडिशन कर लेना है, क्योंकि ये जो सिग्मा है, सिग्मा आपको एडिशन के बारे में बताता है, राइट। अब देखो यहाँ लिखा गया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास की जगह ले लेता है ना, किसमें, जब रोटेशनल की बात आती है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करें कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम और देखें तो हमने ऐसे लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने लिखा बेटा सबमिशन ऑफ आई दैट इज एम आई आर आई स्क्वायर। ये तो हो गया डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि अब हमारे पास अलग अलग दूरी पर रखे हुए पार्टिकल्स नहीं हैं। अगर हमारे पास एक बड़ा सा टेबल हो गया, हमारे पास एक प्लेट हो गई, है ना, रिंग हो गई, तो वो अब छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन गया है। तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सामने लाएंगे कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि ये जो छोटा सा पार्टिकल है एम आई, उसका जो मास है वो बहुत ही छोटा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। देन वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज स्मॉल मास विच टेंड्स टू 0, राइट, स्मॉल मास विच टेंड्स टू 0। तो ये जो है एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा बेटा आर आई स्क्वायर एम आई, ठीक है। ये तो वही सेम चीज़ है ये जो हमने लिखी थी, है ना ये। लेकिन इसमें क्या है, ये जो मास है हम इसको ले रहे हैं बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0, मास टेंडिंग टू 0। तो जब ऐसा लिखते हैं तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस कैन बी रिटन एज, ये जो चीज़ है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और सबमिशन हट जाएगा, फिर सिंपली लिखा जाएगा आर स्क्वायर एम, ऐसे लिखा जाएगा, और m की जगह भी आर स्क्वायर डी एम लिखा जाएगा। डी एम क्या होगा बेटा, ये जो डी एम है ये है स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास, करेक्ट हो गया। अच्छा, अब डीएम को कैलकुलेट करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, क्योंकि देखो अब हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर कैलकुलेट करना है मुझे, तो मुझे स्मॉल m की कैलकुलेशन चाहिए। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को लिखा जाता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। और अगर मैं स्मॉल मास की बात करूं तो सेम डेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी एम अपॉन डी वी। तो यहाँ से डी एम क्या लिखा जा सकता है, डी एम इज इक्वल टू रो डेल डी वी या डेल्टा वी। इस तरह से मैं स्मॉल m को लिख सकता हूँ। जो रो है दैट इज़ द डेंसिटी, और यूजुअली डेंसिटी हम यूनिफॉर्म लेते हैं, या फिर नीट लेवल में यूनिफॉर्म डेंसिटी पे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा लिखा जाएगा फिर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डेंसिटी डी वी। इस फॉर्म में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसको देखेंगे। अब देखो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। कहता है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज होमोजीनियस देन डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड द इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड फॉर ए नॉन ज्योमेट्री। बात क्लियर है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। तो बड़ी आसानी से हम इस डेंसिटी वाली टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, जानबूझ के एग्जामिनर ने आपको इस तरह से सवाल दे दिया कि वहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हमें इस डेंसिटी को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिखेंगे, फिर इसको यहीं रख के इसका रिलेशन देखेंगे कि वेरिएशन, कई बार आपको दे दिया होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू आर स्क्वायर या डेंसिटी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो डेंसिटी की जगह आप के आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए ये देखते हैं कि क्या कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले में लिख के दिखाया है कि सिंगल पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखा जाता है I इज इक्वल टू एम आर
स्क्वायर, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपको थोड़ी सी आदत हो जाए न्यूमेरिकल को हैंडल करने की, कि आपको अपनापन लगे। तो मैं एक मास ले रहा हूँ m, जिसका कंसीडर कर लेते हैं कि वो 2 kg है, और उसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, लेट से r इज इक्वल टू 1.6 मीटर, इतना है। ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री होगा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ वैल्यूज़ को प्लग करना है। सो I इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 2 kg, एंड R की जगह हम लिख देंगे 1.6 स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 5.12, और इसका यूनिट अगर मैं कहूँ मास के लिए लिखा जाएगा kg, और डिस्टेंस के लिए लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। छोटा सा सवाल है ना। आगे बेटा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 पार्टिकल्स हैं। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पर मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3, तीनों के मासेस भी गिवन है आपको, 1 kg 2 kg and 3 kg, एंड दे आर एट ए perpendicular distance of 1 meter, 2 meter and 3 meter respectively. So we need to calculate the moment of inertia. हमें moment of inertia का यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। इस लेवल का सवाल नीट में पूछ लिया जाता है ना। ये मत सोचिए कि नीट में भी मुश्किल पूछा जाता है, नीट में आसान पूछा जाता है। बस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशंस करने के लिए। तो हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर, देन m2 r2 स्क्वायर, देन वी कैन राइट m3 r3 स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम वैल्यूज़ को प्लग करते हैं। जब m1 की वैल्यू लिखूंगा तो वो है 1 kg, और r1 कितना है बेटा, 1 स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, प्लस m2 है 2 kg, और r2 कितना है 2 मीटर स्क्वायर, और m3 है 3 kg, and r3 is equal to 3 meter with square sign. You can easily calculate this situation and you will get the answer 36 kg meter square. So this is the required answer of this situation. Okay, this is the answer of this problem. Okay, let's move to the next example. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 के कंपैरिजन में छोटा सा वेरिएशन है। और वो वेरिएशन क्या है, अगर आप पकड़ सको तो वेरिएशन ये है कि पिछली प्रॉब्लम में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ किसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, सारे ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे थे। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास 2 मासेस हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रखा जाता है तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि r क्या लिखा गया था, r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा ये r लिखा गया था। लेकिन अब यही ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ पर आ गया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब r की वैल्यू 0 हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में mr स्क्वायर जब पुट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा। सिमिलरली r की वैल्यू 0 के कारण इस m2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कंट्रीब्यूट होगा, m3 का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। अब इस बेसिक फार्मूला में हमें वैल्यूज़ को प्लग करना है, बट वी नो दैट द सिचुएशन कि ये भी 0 हो जाएगा, m2 भी 0 हो जाएगा, और m3 की वैल्यू मेरे पास है 4 kg, और r की वैल्यू होगी 2.4 स्क्वायर। इस तरह से क्यों बेटा 0 हो गया, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये 0 क्यों होगी, बिकॉज दे लाई ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज दे
lie on the moment of inertia. Moment of inertia. Oh, sorry, axis of rotation. Sorry, they lie on the axis of rotation. On the axis of rotation. Axis of रोटेशन, इस तरह से, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए। आप इसकी कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 23.04 अगेन kg मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रखा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि वी हैव ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है बेटा मेरे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास, और इसकी लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर है ना, या 4 सेंटीमीटर है ना। लेट्स से 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब इसको मैं ABC लिखा हुआ है, B जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब B का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और A कितनी दूरी पर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखोगे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप सबको पता होगा कि 60 डिग्री लिखा जाएगा, ये भी कितना लिखा जाएगा 60 डिग्री लिखा जाएगा, और ये 30 और 30 60 डिग्री लिखा जाएगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं कि अगर बेटा ये 4 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री है, तो इस 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ये आएगा इतना सा, और ये लिखा जाएगा 4 cos 60, है ना। वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा जाएगा 4 cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इतना सा जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ द मास A फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 2 सेंटीमीटर। इस तरह से 2 सेंटीमीटर। अब हमें सबका पता लग गया, C इज एट 4 सेंटीमीटर। C कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। A कितनी दूरी पर है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये जो है B ये 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। लेट्स राइट द फॉर्मूला। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू MA/RA स्क्वायर प्लस MB/B स्क्वायर प्लस MC/RC स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। लेट्स प्लग द वैल्यूज। MA कितना है, इनके मासेस लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज 1 kg, लेट्स से दिस इज 2 kg, एंड लेट्स से दिस इज ऑल्सो 2 kg। ओके, सो MA की वैल्यू तो मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 kg, और डिस्टेंस कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा गया। फिर B के लिए मास हो गया 2 kg, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 0 स्क्वायर, और C के लिए मास अगेन 2 kg है, और डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अब आपने सॉल्व करना है कि 1 तो एज इट लिखा गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखा जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, अगर कि ये ऐसा है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10⁻⁻² मीटर ना। हर छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये सब कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी लग रही होंगी, और कुछ फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको मुश्किल भी लग सकती हैं, क्योंकि हर कोई बचपन से सीख के नहीं आता सब कुछ। सो 4, और सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर लिखा जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर किया जाएगा। इनकी सोल्यूशन जब करें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर 10⁻⁻4 ऐसे, फिर यहाँ पर अगेन 2 है, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पर 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर 4 को हमने ठीक है
ये लिख दिया, यस यहाँ पर। सो ये हो गया 4 + 32 और 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर, है ना। सो दिस कैन बी 36 × 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो सकता है एग्जाम्पल नंबर 3 का। इतना सा डिस्कशन मुझे इस लेक्चर में करना था। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपके लिए डेरिवेशंस लेके आऊँगा कुछ इन ऑब्जेक्ट्स की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज़, कि जैसे मेरे पास अगर यूनिफॉर्म रिंग है, रॉड है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो इनकी डेरिवेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। नो डाउट कि बहुत सारे टीचर आपको एम्फोसिस करते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, लेकिन अगर हमें अपने ज़िंदगी में एक ही बारी इसको स्टडी करना है तो हम क्यों ना अपनी डेरिवेशंस भी अपनी नोटबुक में लिख के रख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इनकी डेरिवेशंस सीखते हैं। टिल देन बाय बाय।